ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज रॉल्ट्स लॉ। अच्छा, रॉल्ट्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि ये सोल्यूशन से रिलेटेड एक लॉ है। ठीक है, ये आपको बताते हैं हमारे पास कि अगर हम किसी लिक्विड में किसी कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ये सारी चीजें इनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमें पता है कि सोल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है। एक को सोल्यूट कहते हैं जो स्मॉल अमाउंट में होता है, दूसरे को हम सॉल्वेंट कहते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद होते हैं। ये दोनों मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जो सोल्यूट होते हैं वो हमारे पास लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, एज वेल एज सॉलिड भी होते हैं। जो लिक्विड है वो मोस्टली हमारे पास वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो हमारे पास वोलेटाइल इन नेचर नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा वोलेटाइल लिक्विड पे, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, सोल्यूट होगा, तो उस पे ये डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इस किस्म की सोल्यूशन में जहां पे हमारे पास सोल्यूट सॉलिड हो तो वेपर प्रेशर इस पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए रॉल्ट्स लॉ को हम टू कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। जब आपके पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, सोल्यूशन वोलेटाइल हो सोल्यूशन 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 जो है वो आपके पास वोलेटाइल, मतलब उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे, तो इसमें वेपर प्रेशर इस पे डिपेंडेंट होगा, दोनों पे डिपेंडेंट होगा। और या फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि आपके पास सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट से बना हो। ठीक है, और सॉल्वेंट। सो इस किस्म की कंडीशन को हम रॉल्ट्स लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, रॉल्ट्स लॉ को पढ़ते हैं। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड composition of component of solution is stated by F.M. Rawls. According to the Rawls law, the Rawls law stated that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in a solution. Rawls law क्या कहते हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन था, वो बना है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। ठीक है, अब अगर हम इसका वेपर प्रेशर चेक करना चाहते हैं तो आपके पास वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उनके दोनों कंपोनेंट पे, लाइक अगर वो सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उनके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे, एज वेल एज उनका जो मोल फ्रैक्शन है उस पे डिपेंडेंट होगा। लाइक टोटल प्रेशर जो है वो आपके पास डिपेंडेंट होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एज वेल एज वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी सोल्यूशन हो जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। मैथमेटिकली लॉ, हमारे पास रॉल्ट्स लॉ क्या है कि दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स। प्रेशर हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है। पी नॉट हमारे पास क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। वो आपके पास क्या होगा, या तो आप सल्यूट के लिहाज से पढ़ेंगे या फिर आप सॉल्वेंट के लिहाज से पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरल मैथमेटिकल टर्म है। और एक्स जो है वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या था, हमने कल भी पढ़ा था
कि जब भी हम मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एज अ होल हर एक का अपना एक खास हिस्सा होता है उस मिक्सचर में। लाइक मैं जो है पत्थर और रेत को मिक्स कर लेती हूँ, तो उसमें पत्थर का अपना एक वो होगा, हिस्सा होगा, जबकि रेत का अपना हिस्सा होगा। तो इस चीज को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो सोल्यूशन में भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के अपनी अपनी कंपोजिशन होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स को यूज करते हैं। अच्छा, अब रॉल्स लॉ की एप्लीकेशन को अगर हम देखें तो मैंने अभी आपसे कहा कि दो कंडीशंस हमारे पास आती हैं। एक को हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर आपके पास दोनों वोलेटाइल हो तो उस किस्म की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा। एक मिनट। अच्छा, हम देखते हैं, देखिए अगर सिंपल ये हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है जिसको हम सल्यूट कह लेते हैं। एक कंटेनर में हमारे पास सल्यूट था, ठीक है, दूसरे कंटेनर में हमारे पास सॉल्वेंट है। इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। इंडिविजुअली इसका अपना वेपर प्रेशर होगा और इसका अपना वेपर प्रेशर होगा, लेकिन जब हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिखा है कि आपके पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होने चाहिए, ठीक है। सो आपके पास क्या होगा कि सोल्यूशन में भी जो वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो हमने पढ़ा था गैसेस के चैप्टर में, according to the Dalton's law, that the total pressure will be equal to the partial pressure of each component in an area, और यहाँ पे हम solution की बात कर रहे हैं तो हम कह देते हैं कि in a solution, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो ए और बी के पार्शियल प्रेशर के एडिशन के बराबर होगा। जो डाल्टन लॉ ने भी कहा था कि जब भी किसी जगह पे कोई गैस मौजूद हो और या किसी कंटेनर में मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होंगे तो हर गैस अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो अगर हम ए कंपोनेंट का प्रेशर देखते हैं तो इसको पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास पी नॉट ऑफ ए होगा, ठीक है, और इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगी। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास क्या आएगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी बी होगा, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इनटू पी बी। पी ए आपके पास क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, ठीक है। पी नॉट ऑफ ए जो है दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ठीक है। एंड एक्स ए आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। तो इसके लिहाज से हम क्या करते हैं कि सिमिलरली बी में भी होगा, लाइक ये जो सारे टर्म है ना ये इस का है। सिमिलरली बी के लिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला टर्म यूज होगा इसके लिए। लेकिन जब हम मिक्सचर में बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, एक मिनट, हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि P ऑफ ए का ये वैल्यू है, P ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू वैल्यूज ऑफ P ऑफ ए एंड P ऑफ बी हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन आपके पास किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए हम एक्स ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, एक्स बी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इसको माइनस कर लेंगे। सो एक्स ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स ए की जगह पे इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। सो पी टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इनटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी आ जाएगा। अब क्या है कि इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए। सिमिलरली
माइनस हम माइनस साइन लगाएंगे एंड पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स बी हमारे पास आ जाएगा प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी होगा। अब क्या है कि इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज इसलिए करेंगे ताकि आपके पास एक सिंपल स्ट्रेट फार्मूला आ जाए जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास एक प्रॉपर पैटर्न में हो। ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं कि इस पॉजिटिव को यहाँ पे आगे लेके आ जाएंगे और ये हमारे पास उससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पी नॉट ऑफ ए हमारे पास प्लस साइन के साथ है, सो पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ऑफ ए। अब क्या है कि इस इक्वेशन से हम कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, सो पी नॉट ऑफ एक्स बी हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स बी हमारे पास आ जाएगा इंटू प्लस पी नॉट ऑफ ए आ जाएगा। अब देखें हमारे पास कंडीशंस आ जाती है, ये हमारे पास रॉल्ट लॉ का फार्मूला है जो रिलेट करता है कि आपके पास अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वोलेटाइल हो तो फिर आपके पास टोटल प्रेशर इसके बराबर होगा। कंडीशंस अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि जब कंपोनेंट ए की वैल्यू 1 हो, ठीक है, कंपोनेंट ए की वैल्यू आपके पास 1 हो एंड एक्स बी की वैल्यू आपके पास 0 हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये सारा का सारा आपके पास 0 हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर जो है अब किसके बराबर होगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट के बराबर होगा। और ए हमने क्या कहा था कि वो हमारे पास सल्यूट हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था कि अगर एक्स बी 1 के बराबर हो और एक्स ए हमारे पास 0 के बराबर हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है इससे वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू प्लस पी नॉट ऑफ बी। तो प्लस माइनस एंड प्लस एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो टोटल प्रेशर आपके पास बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट बी का। तो ये कंडीशंस हम क्या कर लेते हैं कि ग्राफिकली भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। देखिए ये हमारे पास एक डबल ग्राफ है। डबल ग्राफ आपके पास बताते हैं कि इनिशियली अगर हमारे पास x कंपोनेंट की वैल्यू 1 हो, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, अलोंग द y एक्सिस वेपर प्रेशर को प्लॉट करते हैं, अलोंग द x एक्सिस हम इसकी कंपोजिशन को प्लॉट करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे भी सामने के साइड से b कंपोनेंट के लिहाज से इसको प्लॉट करते हैं, इस लेफ्ट साइड पे हम इसको कंपोनेंट a के लिहाज से प्लॉट करते हैं। तो लेट सपोज अगर हमारे पास कंपोनेंट ए की वैल्यू इनिशियली 1 हो और बी की वैल्यू 0 हो तो वेपर प्रेशर अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया, यहाँ पे देखिए टोटल प्रेशर आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या था कि इनिशियली एक्स ए 1 के बराबर था, तो इसलिए हमारे पास टोटल प्रेशर यहाँ पे किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ए की कंपोजिशन कम हो रही है, जब ए की कंपोजिशन कम होगी तो हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर भी जो है वो कम होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए कंपोनेंट। और जब हमारे पास क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो फिर क्या था, उसी टाइम बी की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर थी, तो इसलिए हमारे पास वेपर प्रेशर इसके बराबर था। ठीक है, तो ये क्या था कि हमारे पास जब ए की वैल्यू बढ़ने लगी, सॉरी बी की वैल्यू बढ़ने लगी, नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ने लगे, तो आपके पास ये देखे प्रेशर जो है वो डिपेंडेंट हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम क्या करते हैं कि टोटल प्रेशर चेक करना चाहते हैं, तो हम इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, ये हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है और वो किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी के बराबर है।
ये ग्राफ थोड़ा सा इंक्लाइन सा बनता है। वजह इसकी क्या है कि इसमें हमारे पास अगर दोनों सेम वोलेटाइल नेचर के होते, ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम वोलेटाइल नेचर के होते तो फिर आपके पास बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती। लेकिन ये जो इस तरह टेढ़ा आया है, इसका मतलब है कि आपके पास प्योर कंपोनेंट का जो है वो लेस वोलेटाइल है, ठीक है, ए के लिहाज से, जबकि बी के लिहाज से जो प्योर कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल है। तो जो मोर वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर भी आपके पास ज्यादा होता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी वेपराइज्ड हो जाएगा और वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जो लेस वोलेटाइल होता है उसका प्रेशर आपके पास बहुत कम होता है, क्योंकि वो आपके पास जल्दी वोलेटाइल नहीं होता और आपके पास वो क्या करेगा, कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जब हमारे पास सॉल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट आपके पास वोलेटाइल इन नेचर हो, ठीक है। सो हमारे पास देखे ये सॉल्वेंट ए है, ठीक है, और सॉल्वेंट जो दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो एवापोरेट नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्वेंट ए को का मोल फ्रैक्शन x1 के बराबर है, सॉल्वेंट बी का मोल फ्रैक्शन x2 के बराबर है। इन दोनों को हम मिला लेते हैं। मिलाने से आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। अब देखें सोल्यूशन में हमने कहा कि आपके पास जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो आपके पास क्या है, अच्छा, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो तो उड़ते नहीं है, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास सॉल्यूशन में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर इन केस सॉल्यूशन की सरफेस पे कुछ कंपोनेंट आपके पास सॉल्यूट के हो और कुछ आपके पास सॉल्वेंट के हो, तो वो क्या होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल तो उड़ेंगे नहीं, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल आपके पास एवापोरेट नहीं होंगे, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके पास एवापोरेट होंगे। इसलिए हमारे पास क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंडेंट होगा सॉल्वेंट पे। और इस चीज को हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे कि लेट सपोज हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, इनटू x1 है, ठीक है। पी आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, पी नॉट आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है, और वो प्योर कंपोनेंट आपके पास क्या था, सॉल्वेंट था, क्योंकि सॉल्यूट तो एवापोरेट नहीं हो सकता। x1 हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब एक ही मोल फ्रैक्शन है। अब हमने कहा कि इन केस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, प्रेशर हमेशा कम होगा प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर से। वजह क्या है, क्योंकि आपके पास ये जो है इसके लिए रास्ता बंद होता है, कुछ कंपोनेंट एवापोरेट होंगे, कुछ के लिए रास्ता बंद होगा। ये देखें इसके ऊपर जो है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मौजूद है, तो इसको रास्ता नहीं मिल रहा कि ये एवापोरेट कर जाए। सिमिलरली यहाँ पे देखे कि सॉल्यूट तो नीचे है, ऊपर आपके पास सॉल्वेंट का कंपोनेंट है, ये उड़ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, अगेन हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल है, तो वो सॉल्वेंट को रास्ता नहीं दे रहा कि वो एवापोरेट हो जाए। सो हम कहते हैं कि प्रेशर विल बी ऑलवेज लेस देन पी नॉट। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा वन के सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, ठीक है। सो आपके पास क्या है कि इसका x1 है मोल फ्रैक्शन, इसका x2 है मोल फ्रैक्शन, लेकिन हमने क्या कहा, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1, तो x1 तो 1 से कम है। सो हम क्या कर लेंगे कि द चेंज इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, ठीक है, और पी की जगह पे हम ये वाला फार्मूला पुट कर लेंगे। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू x1। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला से अगर हम देख लेते हैं, सो x1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू
अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपके पास x1 जो है वो 1 से कम है, तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस x1 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सल्यूट को उससे मतलब सल्यूट के कंपोनेंट को तो हम नहीं ले रहे हैं ना एज अ मोल फ्रैक्शन। सो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इन टू, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर को ले लेते हैं, ठीक है। सो पी नॉट हमारे पास कॉमन है इन दोनों में, पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन फार्मूला, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और x1 को इससे माइनस कर लेंगे। अब इस जगह पे हमारे पास क्या है, इस फार्मूले में 1 माइनस x1 जो है उसकी जगह पे हम x2 को लिख लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू x2। अब क्या है, द चेंज इन वेपर प्रेशर is directly proportional to the vapor pressure of pure component P नॉट, ठीक है। और P नॉट हमारे पास किसका था, दैट इज सॉल्वेंट का था, क्योंकि सल्यूट तो उड़ नहीं सकता, ठीक है, वो एवापोरेट नहीं हो सकता। और X नॉट हमारे पास क्या है, दैट इज द मोल कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। क्यों, देखिए, वेपर प्रेशर, द चेंज इन वेपर प्रेशर क्यों आपके पास इसके बराबर है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट का आ रहा है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल की। वजह इसकी क्या है, क्योंकि सल्यूट पार्टिकल हमारे पास एवापोरेट नहीं होते, और उसकी वजह से हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका अगर हम रेशो ले लेते हैं, पी नोट को डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे, तो द रेशो ऑफ पी नोट इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स नोट। और ये हमारे पास क्या है, द रेशो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स नॉट, या सॉरी x2। x2 का ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेशो आ रहा है उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो है इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के साथ इसका कोई भी वो नहीं है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हो तो आपके पास क्या है, एक्स नॉट कभी भी एवापोरेट नहीं होगा, बल्कि वो एट द एंड आपके पास क्या हो जाएगा, डिपॉजिट स्टेट में रहेगा उसमें से। जिस तरह आप देखते हो ना, आप लोग देखते हो कि जब साल्ट को हम उसमें डिसॉल्व कर लेते हैं पानी में, और आप इसको जितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड कर लोगे तो पानी तो उड़ जाएगा लेकिन साल्ट पीछे ही रह जाएगा। तो ये उसके नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली ओनली नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंडेंट है। आपके पास क्या है, ये जो है उसकी नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। नेचर का मतलब क्या है कि आपके पास मतलब उसमें केमिकल बॉन्डिंग किस तरह हो रही है, इस पे ये डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हम कर लें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कलेक्टिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आपके पास कलेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपने डिसॉल्व की है, उसके टाइप ऑफ बॉन्डिंग पे और इन चीजों पे हम डिपेंडेंट नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
वेपर प्रेशर लोअरिंग की बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा पी नॉट पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2। अब देखें x2 हमारे पास क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या है, दैट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट पार्टिकल। अगर हम देख लें मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि डेल्टा पी नॉट किसके बराबर था, अभी हमने पढ़ा दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी के, ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं, इस फार्मूले में x की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं एंड डेल्टा p की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। सो पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 के बराबर है। ये हमारे पास अनदर फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ है, ठीक है। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर है वेट मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, ठीक है। तो यहाँ पे n2 n1 एंड n2 ये सारे नंबर ऑफ मोल्स है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम जो है इसको वेट बाय मोलर मास के साथ भी मैच कर लेते हैं, लाइक कंपेयर कर लेते हैं। सो n2 की वैल्यू हमारे पास क्या, n1 की क्या होगी, W1 डिवाइडेड बाय M1 होगी। सिमिलरली n2 की क्या होगी, W2 डिवाइडेड बाय M2 होगी। तो ये वैल्यूज हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय M2। अब देखें डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारे पास कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, दैट इज N2 इज वेरी 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 स्मॉल देन N1। N1 क्या था, वो हमारे पास सॉल्वेंट था, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, तो N1 बहुत कम अमाउंट में मौजूद है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास आई है W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसमें N2 को हम निग्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सोल्यूशन का था, डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2, लाइक मोल फ्रैक्शन जो है वो N2 की आपके पास 0 हो जाएगी या निग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। सो आपके पास फार्मूला आ जाएगा P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय M1। ये हमारे पास क्या आ जाता है, अनदर फार्मूला आता है, और ये जो है वेपर प्रेशर लोअरिंग के साथ रिलेटेड है कि ड्यू टू द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल द वेपर प्रेशर विल बी लोअर डाउन, ठीक है। और इसी फार्मूले को इस फार्मूले को आप रीअरेंज कर ले, इसी को रीअरेंज कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाता है W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट या हम जो है उनका अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन था, और ये जो है हमने रॉल्स लॉ के थ्रू इसको फाइंड किया।